Hello students, we are going to read chapter 1 Resources and Development of Geography class 10th. This is the second video of this chapter. In first video we have read about the definition of resources and its classification. In this video we will read about development of resources, resource planning and conservation, Rio de Janeiro Earth Summit of 1992, Agenda 21, Sustainable Development, Land Resources, its utilization and degradation. So first of all, we will read about the development of resources. You are looking 3 points is here. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लालची हैं और अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं और इस तरह से दोहन करने से वो अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं और समाज का दूसरा तबका वो गरीब होता चला जा रहा है, जैसा कि आप दूसरे पॉइंट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. Accumulation of resources in few hands which divided the society into two segments, rich and poor. Third point, happening of global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental degradation, environmental pollution एंड लैंड डिग्रेडेशन. ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीट हो गया है, उसमें छिद्र हो गया है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर सीधे पड़ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, ज़मीन की क्वालिटी में कमी आ रही है. अब हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. जितने भी रिसोर्स इंडिया में पाए जाते हैं उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है. पहला पॉइंट ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ दैट कंट्री. It involves surveying, mapping, quantitative and qualitative estimation and measurement of resources. पूरे देश में जहाँ जहाँ पर जितने मात्रा में भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए, उनका सर्वे किया जाना चाहिए, उनके लिए मैप तैयार किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में है और उसकी क्या क्वालिटी है, इन सभी बातों का पता लगाया जाना चाहिए. दूसरा पॉइंट है प्लानिंग ए स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. रिसोर्सेस को फिनिश गुड में चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी तकनीकी का विकास होना चाहिए जो उसको फिनिश गुड के रूप में चेंज कर सकें. दूसरी बात, उसके लिए संस्था की स्थापना किया जाना चाहिए. तीसरा पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान. ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मतलब है पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान का किया जाना. तो पूरे देश का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कितना रिसोर्स किसको मिलना चाहिए उसकी मैचिंग की जानी चाहिए. अब हम देखेंगे रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए. जो अधिक से अधिक उसका दोहन हो रहा है तो उसको कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए. यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं. इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. बात सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. उससे निजात पाने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम जितना ज़रूरत हो सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए. एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट, किसी भी स्तर पर.
रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर जो लिमिटेड यूज की बात कही गई है उसके लिए गांधी जी ने भी अपना एक कोर्स दिया हुआ है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रेड्स। इस देश में जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो सबकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति में लालच है तो उसके लालच की पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है, वो रिसोर्स भी कम पड़ जाएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक अर्थ समिट रखा गया। ये दुनिया में पहला अर्थ समिट था जो कि एक भयंकर समस्या के समाधान के लिए किया गया था, जिसमें there's given more than hundreds heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil। 100 से ज़्यादा देशों के जितने भी प्रतिनिधि थे वो रियो डी जेनेरियो में एक जगह इकट्ठा हुए उस पर बातचीत करने के लिए, और उन लोगों ने डिसीज़न लिया जिसके तहत 2-3 पॉइंट निकल कर आए। उन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही। फॉरेस्ट प्रिंसिपल से मतलब है जंगल का बचाव किया जाना। एजेंडा 21 में कई बातों को रखा गया जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 भी रियो डी जेनेरियो और समिट से ही है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। दुनिया के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने 1992 में अपना साइन किया, सिग्नेचर किया, जो भी डिसीजन लिए गए थे उन सब पे। तो इसका उद्देश्य था इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही इसका मेन उद्देश्य था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट, आइए इसको हम समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स सामाजिक आर्थिक विकास विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। विकास हो लेकिन इन्वायरमेंट पर कोई बुरा असर न पड़े, और इस तरह का विकास हो कि इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विथ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि आगे आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्स बचा होना चाहिए। कुछ रिसोर्स को उनके लिए रखा जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स से मतलब यहाँ पर पूरे लिथोस्फीयर से है। तो लिथोस्फीयर स्टूडेंट आप समझते हैं कि जिसमें पर्वत, चट्टान, जो भी इस पृथ्वी का जो अपर पार्ट है वो सब लिथोस्फीयर में आ जाता है और उसी को लैंड रिसोर्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें पाई चार्ट में दिया गया है, बताया गया है कि 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू रीजन है। 43% जो प्लेन्स है वो दैट इज गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, वो खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्री भी स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया है माउंटेनियस रीजन, 30% माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे भी कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेन माउंटेन का जो इम्पोर्टेंस है वो रिवर्स के लिए है। आप जानते हैं कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि कुछ जो पेरेनियल रिवर्स हैं, जो पूरे वर्ष भर बहने वाली जो नदियां हैं वो हिमालयन माउंटेन से ही निकली हुई हैं, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये सब माउंटेन से ही निकली हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि माउंटेन्स
कि जो खूबसूरती होती है, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी होती है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी उभरा हुआ है। अब हम देखेंगे प्लेट्यू रीजन को। प्लेट्यू रीजन 27% है, और प्लेट्यू रीजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और पूरे इंडिया में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं 80% प्लेट्यू रीजन से ही पाए जाते हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम ये सब भी पाए जाते हैं, और प्लेट्यू रीजन में फॉरेस्ट भी पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेट्यू रीजन का मध्य प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है इंडिया में। नाउ विल लुक लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, कितने पार्ट का यूज हो रहा है, वो देखना है। तो पहला पॉइंट दिया गया है फॉरेस्ट। कुछ ऐसे लैंड हैं जिस पे जंगल हैं। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसे ज़मीन भी हैं जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, जिस पे खेती नहीं हो सकती है। ऐसे लैंड में है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन का मतलब बंजर भूमि से है। बंजर भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर मिट्टी में सैलिनिटी होती है, अल्कैलिनिटी होती है, जिसके कारण से वहाँ पर कुछ भी उग नहीं पाता है और वो बंजर हो जाता है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। कुछ ऐसे ज़मीन भी हैं जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, ये सभी चीज़ें हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। कुछ ऐसे ज़मीन भी हैं जो अनकल्टिवेटेड है, मीन्स कल्टिवेशन किया जा सकता है, लेकिन वो उस पर कटाई की जा सकती है। जैसे जंगलों की कटाई करके उस पर कल्टिवेशन किया जा सकता है, लेकिन जब तक जंगल नहीं कटेगा तब तक उसका कोई यूज नहीं हो सकता। उसी तरह से ये भी है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये चरागाह होते हैं, बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं। दूसरा है कुछ ऐसे प्लेस भी होते हैं जहाँ पर ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। कह रहा है कि जहाँ पर मिक्स टाइप के पेड़ पौधे उगे होते हैं, जिसको कुंज कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ग्रोव्स कहते हैं, वो भी होते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। तीसरा है कल्चरेबल वेस्टलैंड। और कुछ ऐसे ज़मीन भी हैं जिसको 5 साल से अधिक समय से पहले से उसको छोड़ दिया गया है, उस पर खेती ही नहीं की जा रही है। अब हम फैलोलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फैलोलैंड्स का मतलब होता है, स्टूडेंट आप लोग ग्रामीण इलाके से मैक्सिमम लोग होंगे पड़ती ज़मीन समझते होंगे, तो फैलो का मतलब पड़ती से है। यहाँ पर पड़ती को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। करेंट फैलो मतलब ऐसे ज़मीन जिनको 1 या 2 साल से पड़ती छोड़ा गया है। दूसरा, ऐसे ज़मीन भी हैं जिसको लगभग 1 से 5 साल से जो है पड़ती छोड़ दिया गया है। अब हम देखेंगे नेट सोन एरिया। वो टोटल एरिया जहाँ पर कोई भी चीज़ उगाया जाता है उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। लेकिन नेट सोन एरिया में वो सभी क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एक साल में कहीं पर 3 फसल उगाई जाती है, कहीं पर 2 फसल उगाई जाती है, तो उस टोटल एरिया की जो टोटल क्रॉपिंग होती है उसको ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, और उस टोटल एरिया को नेट सोन एरिया कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन को, कि ये लैंड डिग्रेडेशन है क्या और क्यों होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन को मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़मीन की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना ही लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है, जिसपे एग्रीकल्चर मीन्स खेती नहीं की जा सकती है, जिसपे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। तो इसके यहाँ पर देखो, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन
or natural activity which makes it unfit for cultivation is known as land degradation. इसके काजेज बताए गए हैं: ओवरग्रेजिंग, कुछ ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा चरवाही की जाती है, पशुओं की चरवाही। पशुओं के पैर के खुर से मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है और ख़ास करके पहाड़ी इलाके में। यहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो इलाके जो ज़्यादा बलुई हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है। दूसरा कारण लैंड डिग्रेडेशन का बताया गया है ओवर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि की सिंचाई करना भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। सिंचाई ज़्यादा होने से पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वाटर लॉगिंग लेड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी, नमक और एल्काइन की मात्रा उस ज़मीन पे ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण से वो ज़मीन बंजर हो जाता है, और बंजर जब हो जाता है तो उसका क्षरण होने लगता है। तीसरा बताया गया है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज काज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री और फैक्ट्री के जो भी वेस्टेज होते हैं उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है और उसको ऐसे ही ज़मीन पर फ्लो कर दिया जाता है जिसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन, केमिकल के कारण जो है मिट्टी की क्वालिटी में कमी होती है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। चौथा, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरव्यूरिंग एट माइनिंग साइट्स काजेज सेवर लैंड डिग्रेडेशन। आप जानते हैं कि जहाँ पर माइनिंग होती है जनरली उस जगह पर फॉरेस्ट होता है, पहले जंगलों की कटाई की जाती है, फिर जो मिट्टी होती है मिट्टी की कटाई की जाती है, कटाई करने के बाद नीचे से माइनिंग की जाती है। तो इसके लिए ये लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। फिफ्थ है mineral processing like grinding of the limestone for cement industry and the soapstone for ceramic industry generates huge amount of dust. When it settles down on land, it prevents the process of infiltration of water into soil. जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री है या जहाँ पर सेरामिक इंडस्ट्री है वहाँ पर लाइम स्टोन को और सोप स्टोन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्राइंड किया जाता है जिससे ज़्यादा मात्रा में डस्ट निकलता है और वो डस्ट इन्वायरमेंट में पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर ज़मीन पर नीचे जाकर बैठ जाता है। और सीमेंट को तो आप जानते ही हैं कि सीमेंट जहाँ पर गिरे वो अगर नमी उसे मिले तो वो कठोर हो जाता है और फिर उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। तो जिसके कारण से जो सीमेंट के कण होते हैं ज़मीन पर जब गिरते हैं और वो नमी की पकड़ में आते हैं तो वहाँ पर एक परत बन जाता है और इनफिल्ट्रेशन, जो ज़मीन का छिद्र होता है वो ढक जाता है और पानी अंदर जा नहीं पाता है। तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके लिए सॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे, डिग्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जाए। पेड़ के जड़ क्या करते हैं, ज़मीन मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कम से कम किया जाना चाहिए और पशुओं को जनरली चारा खुद लाकर खिलाया जाना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री के वेस्टेज निकलते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए गड्ढा वगैरह बनाकर उसी में लिमिटेड प्लेस पर उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। टू अवॉइड ओवर इरिगेशन एंड शुड बी रिक्वायर्ड इरिगेशन, ओवर इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतने ही मात्रा में इरिगेशन किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही। थैंक्स।